पढ़ने वाले हम अपना अगला केस स्टडी, नाम है बेटा ये सारे केस स्टडी बहुत फेमस केस स्टडी है भाई, सुन लो। इसलिए मैंने बोला आपको कि ऐसा मत समझना कि इनमें एक इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे केस स्टडी खुद में अपनी वेटेज रखते हैं बड़ा क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। तो पढ़ते हैं अगला पार्ट हमारे पास में। यस आदित्य जरा, टारगेट 1000 लाइक फॉर इनवैल्यूएबल एफर्ट फ्रॉम सर। अरे आदित्य दिस इज फॉर यू। लाइक आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, तुमने बोल दिया ना, दिल बस बागबान हो गया मेरा। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है आओ। एंड यस लाइक का मतलब हम नॉर्मली हम वीडियो में बोलते हैं अटेंडेंस को बोलते हैं। ठीक है एंड यस दीपक, नो आदित्य थैंक यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आते हैं पढ़ना। नेक्स्ट प्रोविजन इज डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर। द सेकंड केस इज एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करना। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि जब अगर कोई ऐसी कंडीशन है, सुनना क्या बोल रहा हूं, आज तुमसे बात पूछता हूं, पहले सुनना फिर केस पढ़ेंगे। ठीक है मुझे बताओ, अभी इजराइल और ईरान, अमेरिका और ईरान वॉर कर रहे हैं आपस में? बोलो हाँ है ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे? सर वॉर चल रहा है सर। इस टाइम दुनिया में करीबन 8 से 10 कंट्रीज हैं आपस में वॉर कर रही हैं। हमें 2-3 ही पता होगा, रशिया यूक्रेन पता है हमको, रिमेंबर, और हमें पता है अमेरिका ईरान और इजराइल ईरान पता है। बट फिलीपींस और बाकी बहुत सारी कंट्री जो वॉर में अभी भी चल रही हैं अपने पास में। ठीक है वो चल रहा है वॉर वहां पे, पर हाईलाइट नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है, एक वर्ड यहां पर है एनिमी कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमी इन द कंपनीज? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ना किसी की दुश्मन ना किसी की दोस्त बन सकती है ना, याद है ना? ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं है उसका। तो ये थोड़ी बोलते हैं हमारे पास में कि नहीं नहीं वोडाफोन आइडिया साथ में आई ना, इनका चक्कर चल रहा सर, है ना? वोडाफोन आइडिया का चक्कर चल रहा था, किसी को पता नहीं चला, बाद में उन्होंने शादी कर ली, है ना? अब वोडाफोन आइडिया का नया बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा नो। कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, बट पॉइंट शादी थोड़ी होती है। तो सेम एज लाइक हियर, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पॉइंट क्या है पढ़ना यहां पर, बोला सुनना, कह रहा सर ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट बी एन एनिमी और फ्रेंड बट ड्यूरिंग वॉर, लेकिन वॉर के टाइम पर कह रहा है द कॉर्पोरेट वेल मे बी लिफ्टेड टू आइडेंटिफाई द पर्सन बिहाइंड एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एनिमी और फ्रेंड। लेकिन वॉर के टाइम पर ये जरूर चेक किया जाता है कि वो दोस्त है दुश्मन है। मतलब जरा कितना लो ने कितना फालतू बात लिखी है यहां पे कि बोला वैसे कंपनी दोस्त दुश्मन नहीं होती है, पर वॉर के टाइम पर हम जरूर चेक करते हैं दोस्त दुश्मन है नहीं। सर इसका मतलब क्या है? आप सुनना मतलब क्या है। क्या तुम में से मुझे कोई ये बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर इन एक्चुअल? ये बात मैंने बहुत बार समझाई है। वॉर का मतलब क्या होता है? आज अमेरिका ईरान के बीच में वॉर का मतलब ये कि अच्छा उसने ड्रोन मार दिए, उसने मिसाइल मार दी, इसको वॉर बोलते हैं? आंसर इज नो, ये फिजिकल वॉर है बेटा। और ऑलवेज रिमेंबर, रियल वॉर का मतलब क्या होता है? जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैन हो जाता है। ये फिजिकल वॉर से पहले एक वॉर और होता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल वॉर से पहले एक वॉर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सर हमारे पास में ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड। याद करो, आज से कुछ साल पहले इंडिया ने चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन करना शुरू किया था। पबजी बैन, याद है? टिकटॉक बैन, आज तक बैन है बेचारा वो तो। What was that? That was the starting of declaration of war. तो वॉर का मीनिंग होता है डेक्लेरेशन ऑफ वॉर। वॉर मीनिंग क्या होता है? वॉर मतलब होता है डेक्लेरेशन ऑफ वॉर। एंड व्हेनेवर द वर्ड इज वॉर इन द कंपनीज, इट सिंपली मींस कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स सर्विसेज का, उस पर बैन लगा दिया गया। और जब जब कंट्री में बैन लगेगा ना, याद रखना इसका मतलब वो फिजिकल वॉर में जाने वाले हैं। चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ हो, जब हमारे अभिनंदन जी थे ना जिनका फ्लाइट क्रैश कर गया था, तो उन्हें लेके आना था, वो दे नहीं रहे थे, तो ट्रेड बैन किया था पहले। एंड ट्रेड बैनिंग का मीनिंग होता है इज इंडिकेशन की कंट्री वॉर में आने वाली है, फिजिकल वॉर करने वाली है। तो पॉइंट ये आया, वॉर की कंडीशन में अगर वॉर चल रहा है तो दोनों कंट्री की कंपनी जो है, आज मुझे बताओ ना, अमेरिका और ईरान दोनों कंट्रीज में जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज काम कर रही हैं, क्या हो सकता है कि इस वॉर से पहले वो दोनों कंपनीज आपस में डीलिंग करती हो? ये उससे सामान लेती, वो उससे सामान लेती थी। मुझे क्या बोल रहा हूं? दोनों कंपनी आपस में व्यापार करती हो। बट माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू गाइस, क्या वॉर के दौरान जब ये ट्रेड बैन हो गया, वॉर चालू हो गया, क्या अब भी ये दोनों कंट्रीज की कंपनी आपस में ट्रेड कर सकती है? यस और नो? सोच के बताओ ना, रट्टा नहीं मारना, लो रट्टा जीता, लो जब तक रट्टा मारोगे ना
समझ लो कहानी बिगड़ेगी। एंड यू नो वेरी वेल गाइस, यू नो वेरी वेल, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का रिजल्ट जो अभी करंटली आया है, पता है तुम्हें कितना मेरे को डिसअपॉइंट हुआ उस चीज से। 80% बच्चे रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, ओके भैया, रिजल्ट डाउन जाता है, बता रिजल्ट कितना जाता है वहां पे। एज पर फाउंडेशन रिजल्ट अच्छा गया। मेरी बात सुनना, क्या बोल रहा हूं तुम्हें, तुम्हें बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बात मेरी। बट जानते हो रिजल्ट में मैक्सिमम बच्चे कौन से थे जिनका नंबर एग्रीगेट से ऊपर था भाई। 200 नंबर चाहिए थे उनको पास होने, 200 से ऊपर नंबर लेके आए, 214, 240, 38, टिल दे आर फेल। क्यों? लो, बिजनेस लो ने बिगाड़ दी कहानी उनकी। बाकी 3 सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत स्कोर अच्छे अच्छे किए, 85, 88, 92। यानी लो, एक बच्चा जो अपने बाकी सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर रहा है, एंड लो में नंबर है 34, 35, 38, 39, 32। डू यू नो द रियल रीजन क्या है इसके पीछे? रट्टाफिकेशन। नंबर 2, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, एग्जाम के टाइम पे राइटिंग स्टार्ट करना। क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में एक ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड ये चलता है कि भैया बेटा पहले सिलेबस कवर कर लो, एग्जाम के लास्ट के 2 महीने बचेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बट क्या तुमने स्कूल टाइम में कभी तैयारी की थी इस टाइप की? नहीं सर, वहां तो हर वीक में टेस्ट हुआ करते थे, फिर मार पिटाई डांट खाया करते थे, फिर मंथली टेस्ट। क्यों इतने टेस्ट पेपर्स, क्यों इतनी प्रैक्टिस? ताकि तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन अच्छा जाए। एंड उसी चीज को ठीक करने के लिए मैं अभी लिटरली मैंने सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी कोर्स निकाल दिया है। मतलब उनके लिए भी मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूं, रिवीजन प्रैक्टिस लेके। तुम लोगों ने तो हुई, उनके लिए भी लेके आ रहा हूं। तो कोई तुम्हारा भाई बंधु, छोटे भाई बहन, फ्रेंड हो, उन्हें इन्फॉर्म कर देना भाई, ताकि वो स्टार्टिंग ज्वाइन करें, मिस ना कर जाए। ठीक है, ओके, आइए बात करते हैं। एंड तुम भी बात ध्यान रखना, क्योंकि याद रखना, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में नंबर स्कोरिंग नहीं होता लो के अंदर। प्रैक्टिस के बिना उतरोगे, कहानी बिगाड़ के आओगे, तो तुम पूरा लो आता हो फिर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो मतलब क्या पढ़ना? केस था डेलवर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। नाम से क्लियर है। एक केस ऑफ 1916 का केस है। क्या केस है सर? एक कंपनी डेलवर कंपनी लिमिटेड जो थी जर्मनी में थी, रिमेंबर, एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। 2 कंपनी केस है, फर्क क्या दोनों का? सुनना कहानी का थी सर। डेलवर कंपनी जो थी, ये कंपनी जर्मनी की कंपनी थी। सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत डाउट था कि कौन सी कंपनी कहां की थी। जर्मन में कंपनी थी, एंड दिस कंपनी वाज इन इंग्लैंड, ब्रिटेन में कंपनी थी। और आप जानते हो, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर में 2 कंट्री जो एक दूसरे के आपस में सामने थी वॉर के अंदर, वो थी जर्मनी और इंग्लैंड। 2 कंट्रीज एकदम एंटी आमने सामने थी सबसे पहले। तो माई पॉइंट इज, क्या है कहानी, सुनो ध्यान से। तो अब सुनना, वॉर से पहले कहानी क्या थी? वॉर से पहले कहानी थी कि जो जर्मन कंपनी थी, डेलवर कंपनी, वो टायर बनाती थी। जर्मन कंपनी वॉज ए मैन्युफैक्चरर, किसके लिए? ऑफ टायर्स। ये टायर को बनाया करती थी, प्रोड्यूस करती थी। एंड द सेकेंड कंपनी, द इंग्लिश कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड, जो लंदन में थी, वो कंपनी उन्हीं टायर को लंदन में बेचती थी। मतलब एक कंपनी जर्मनी में टायर बना रही है, डेलवर कंपनी, डी कंपनी, एंड सी कंपनी क्या कर रही है? सी मतलब कॉन्टिनेंटल कंपनी, सी कंपनी क्या कर रही है? वो उन्हीं टायर को ब्रिटेन, इंग्लैंड में बेच रही है। ये चल रहा था, ठीक है, आगे चल रहा था। अब क्या हुआ? जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो एक ट्विस्ट निकल के आया। ट्विस्ट क्या निकल के आया? ट्विस्ट निकल के आया, नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली यूजुअली क्या होता है? यूजुअली एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट होता है बेटा। क्या होता है? यूजुअली एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट होता है कि भैया देखो, एक बात समझना, हम तुम्हें सामान भेज रहे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड होता है कि भैया उधार का, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, क्रेडिट टाइम पीरियड, कि सामान पहले आएगा, पेमेंट इतने दिनों में बाद जाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेड टाइम पीरियड, ट्रेड एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट इनके बीच में भी था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एनएसपीसी की। लिसन टू मी, जब भी कुछ बोलूंगा, यू अप्लाई एनएसपीसी कि नेम तो ये रहा, नेम एज पोस्ट। अब मैं स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी क्या है, ठीक है? तो अग्रीमेंट होता है उनके बीच में। अब सुना कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ। अब जो कंपनी जो थी, कंपनी इंग्लैंड के अंदर, वो टायर बेच रही है, सामान ले रही है, टायर बेच रही है। ठीक है, आगे बात करता हूं। अब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ, उसी टाइम पर डेलवर कंपनी लिमिटेड ने
कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड से अपना ट्रेड डेट मांगा। क्या मांगा? अपना ट्रेड डेट मांगा। ला भाई, तेरे ऊपर मेरा जो कर्जा चल रहा है, लाओ पेमेंट कर दो। अब सोचो, वॉर जैसी कंडीशन में अगर ट्रेड डेट की पेमेंट की जाएगी तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस देश की करेंसी इस देश में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब वॉर चल रहा है वैसे ही इकोनॉमी अफेक्ट होती है, उसके बाद में अगर करेंसीज ही जानी स्टार्ट हो जाएंगी तो बहुत बड़ा अफेक्ट होगा। तो वहां के कोर्ट ने एक चीज नोटिस करी कि भैया देखो, ये टायर बना रही है, ये टायर बेच रही है, मतलब एक कंपनी टायर बना रही है और एक कंपनी टायर बेच रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? तो गवर्नमेंट ने, मतलब जो डिपार्टमेंट था, जब केस कोर्ट में गया, कोर्ट को शक हुआ, कोर्ट बोला भैया कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। अभी केस कोर्ट में क्यों गया वो भी सुनो ध्यान से बात को। कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड जो थी, रिमेंबर, वो लोग तो तैयार थे कि हाँ पेमेंट दे देंगे आपको, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने बोला एक सेकंड रुको भैया, हाउ कैन यू ट्रांसफर द अमाउंट ड्यूरिंग द वॉर। और इस बात से गुस्सा होके डेलमर कंपनी लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड के ऊपर कि हमें हमारा ट्रेड डेट चाहिए, समय पूरा हो गया, पैसे दो हमारे। अब जब ये केस डला तो केस डलने के बाद में अब पिक्चर में क्या आया? पिक्चर में ये आया कि भैया एक्चुअली जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी थी जिसकी जो कि इंग्लैंड में थी, उसमें जितने भी सारे डायरेक्टर्स थे, ऑल द डायरेक्टर्स, वो सारे के सारे डायरेक्टर जर्मन रेजिडेंट्स थे। मेजोरिटी 90% से ज्यादा डायरेक्टर कहां के थे? दे आर फ्रॉम जर्मन, दे आर जर्मन। मतलब इन शॉर्ट प्रैक्टिकली द मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड वो जर्मन, जर्मन कंट्रोल। मतलब इन शॉर्ट जर्मनी के ही डायरेक्टर उसमें काम कर रहे थे, द मैनेजमेंट इज फ्रॉम जर्मनी। अब क्वेश्चन में कोई कैसे कंफर्म हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट ने इसकी बेसब्री को देखते हुए कि अच्छा हम पैसा पे करने वाले हैं, बोला रुको तुम एक सेकंड। कोर्ट ने उस कंपनी का कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड का लिफ्टिंग करवाया कॉर्पोरेट वेल, और तब पता चला था कि एक्चुअली दे वर जर्मन, और फाइनली रोक दिया गया। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर एनी अग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे होते हो दैट बिकम्स वॉइड। और ये बात आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हो, इस चैप्टर को लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वहां पढ़ते हो। इसके बारे में आप लोग क्या पढ़ते हो सर? सर वहां पढ़ते हो एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी इज वॉइड। ये वही कहानी है। तो पॉइंट इज कॉल क्या हुआ पढ़ना। तो इसका बाद में जब केस डला था ना उस टाइम पे, तो कोर्ट ने बोला सॉरी भैया तुम एनिमी हो, और एनिमी के साथ में वॉर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, यू कैन नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट पे द डेट, आप डेट नहीं पे कर सकते। अब पॉइंट समझ में आया क्या मतलब था? अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फैक्ट क्या था पढ़ना, फैक्ट क्या था पढ़ना। A company was incorporated in London, C company, to sell tire manufactured in Germany। जो जर्मनी से जो डी कंपनी बनते थे, जर्मन कंपनी जो डी कंपनी थी वर्चुअली हैड एंटायर शेयर कैपिटल इन इंग्लिश कंपनी। एक्चुअली डी कंपनी का सी कंपनी में सारे कैपिटल उसी के पास है, कैपिटल उसी के पास है, मतलब इन शॉर्ट कंट्रोल उसी के पास था। आगे सारे डायरेक्टर कहां के थे? जर्मन रेजिडेंट थे, जर्मनी के थे। कह रहा है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द इंग्लिश कंपनी शूड फॉर रिकवरी। इंग्लिश कंपनी में केस चला गया ट्रेड देने के लिए, एंड फाइनली कोर्ट को लगा भैया गड़बड़ हो रही है, तो कोर्ट ने लिफ्टिंग का ऑर्डर पास किया। फाइनली क्या हो पढ़ना, द कंपनी वाज एन एलियन एनिमी। क्या चला? पता चला कि भैया जिस कंपनी का मैनेजमेंट ही जर्मनी का है वो इंग्लैंड ही कहलाएगी, वो कंपनी भी एनिमी ही कहलाएगी। आज एक बात बताओ, सोच के देखो, इंडिया में भी जो कंपनी का शाओमी, ओप्पो, हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, चाइना की कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग तो यहां पे भी हो रही है। तो क्वेश्चन इज, जब कभी वॉर हुआ और ये बोले हम तो आपस में लेन देन करेंगे, तो कोर्ट पहले ऑर्डर पास करेगा टू फाइंड आउट कि इस देश में कंपनी काम कर रही है उनका मैनेजमेंट कहां का है, और अगर वो चाइना का ही निकला तो उस केस में उनके बीच में ट्रेड डील्स को बैन रोक दिया जाएगा उस टाइम पर। आगे पढ़ना, मतलब पेमेंट ऑफ दैट इज टू इट वुड अमाउंट टू ट्रेडिंग विद एनिमी एंड हेंस कंपनी वाज नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द एक्शन। इसलिए कंपनी को मना कर दिया गया कि सॉरी सी कंपनी थी, सॉरी सी कंपनी, चुपचाप करके बैठो, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करना। एंड दिस वाज द केस अगेन कि कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भैया कंपनी फ्रेंड है या कंपनी एनिमी है। गाइस क्लियर हुआ? अगेन द पैटर्न इज सेम कि लिफ्टिंग किया गया था। आगे बढ़े, डन है गाइस? ओके ओके ओके। आई नेक्स्ट केस के ऊपर चलो, और थोड़ा स्लो चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पार्ट ना इंपॉर्टेंट है गाइस।
अगर मैं इसको अपने वन शॉट रिवीजन के फॉर्मेट से फास्ट लगाऊंगा तो अभी तक मैं खत्म कर चुका था इस पार्ट को पूरा। मैं इस पे टाइम ले रहा हूँ क्योंकि रीजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलें आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आते हैं।